उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी हंगामा है। लेकिन डॉक्टर साहब 1% चांस पे आपने जिक्र किया, आखिरी सवाल भी है। अब जरा ये बताएं कि 29 सितंबर को मरियम नवाज की फिर पेशी है। गुज़श्ता समात पर जो चीजें आप बहुत देर से कह रहे थे, वो काफी हद तक चीजें जो है ना वो नैब ने अब तस्लीम कर ली हैं, और लगता है ऐसा है कि अगली समात पे कुछ फाइनल हो जाएगा। एक और दूसरा, मरियम के केस के साथ साथ मियां नवाज शरीफ का केस भी कैसे देखते हैं? अगर मरियम बरी होती तो क्या मियां नवाज साहब को भी रिलीफ मिलेगा? देखिए, ये मरियम को साहिबा को तो अभी से आप जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन दें, मुबारकबाद दें। मैं अपने पूरे कानूनी नुकात और बड़े अहम तरीन कानूनी माहिरीन, कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन से जब पूरे केस को तैयार करके डिस्कस किया था, तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि मरियम कानूनी जंग जीत गई है, अब अदालती फैसला रह गया है। आपको याद होगा कि उससे पहले, इन चीजों से पहले सन्नाटा था। जी। मैंने इस केस के ऊपर पहरा दिया, बल्कि पहरा क्या दिया, इसको उजागर किया, फिर पहरा भी दिया, और लड़ते लड़ते आखिरी इस्तेगा तक पहुंचे। इवन के अभी हालिया मेरी लॉ मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू था, उसमें मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर भी बड़ा जिरा किया और उनको कहा कि आपके पास तो सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप काम करें। और उनको इस बात पे मैंने कानूनी सारी चीजें भी दी। अब बात ये है, बात देखें, वही नैब है जो कि मरियम नवाज साहबा के केस के ऊपर कहती थी आज से 4 महीने, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, कि जज साहब इनकी इस अपील के ऊपर आप रोजाना की बुनियाद पर आप वो केस चलाएं और 1 महीने के अंदर फैसला करें। ये नैब कहती थी। फिर इरफान कादिर इंटर होते हैं, और इरफान कादिर जो है वो जब जज के सामने आर्गुमेंट्स करते हैं, पहला आर्गुमेंट्स, फिर दूसरा आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट्स के बाद पोजीशन ये थी कि नैब कह रही थी कि जी थोड़ा सा टाइम दे दे सर, थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि फिर अदालत को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया कि जनाब देखिए, कैलेबरी फोन जो है वो 2005 में मौजूद था, रॉबर्ट रेडले ने यूज किया था, कह दिया था 2006 का केस बनता नहीं है। दूसरा, ट्रस्ट डीड जो है वो जाली के ऊपर इन्होंने जाली कहा है, तो वो जाली है ही नहीं, इसलिए कि दोनों मानते हैं। तो उस वक्त भी जब जमानत हुई थी, तो उस वक्त भी अदालत ने इसको उठा के फेंक दिया था। दूसरा, 2 फाइनेंशियल लेटर थे जिसकी बुनियाद पे इन्होंने केस बनाया था। उस फाइनेंशियल लेटर को बताया गया, और फिर अदालत ने ये कहा अभी जो हालिया कि इन 2 फाइनेंशियल लेटर कानून शहादत के लिहाज से उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो यूके में चलता होगा लेकिन पाकिस्तान में वो जीरो है। उन्होंने कहा डजन देंगे। फिर जो आर्गुमेंट्स था आपके इरफान कादिर साहब का, उन्होंने 9 साइलेंट फीचर के साथ साथ बेहतरीन आर्गुमेंट्स करके पूरे केस को उन्होंने कंक्लूड करके वो 4 चीजों पे लाकर खड़ा कर दिया। एक तो उन्होंने यही किया था जो क्या मैंने बताया था कि जी ट्रस्ट डीड और कैलेबरी का कि जनाब उसकी तो अब अहमियत नहीं है, खत्म हो गया, वो जारी नहीं है। दूसरा ये था कि काउंटिफाइंग नहीं हुआ, कि जो असासे थे उसकी कॉस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया आपके नैब ने। चौथा ये था जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई आप जुर्म तो साबित करें आनत से पहले। हम ये कहते थे कि मरियम नवाज साहबा पे इन्होंने 3 केस बनाया था। पहला केस यही था कि ट्रस्ट डीड तो वो हो गया कि वो जारी नहीं है, कैलिब्री फोन उसका भी आ गया, हटा दे उसको। दूसरा ये था कि जनाब इन्होंने जो है वो अपने वालिद साहब के जुर्म में आनत की। अब आनत जो है वो मतलब ये है कि आपने सपोर्ट की है, आपने उनको असिस्ट किया है। तो हमारा ये सवाल था कि खुद नैब ये एक्सेप्ट कर चुकी थी आपके जमानत के वक्त कि नवाज शरीफ साहब से उन असासों का लिंक नहीं मिल सका। हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये अपार्टमेंट नवाज शरीफ साहब ने किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा था। तो जब आपके पास वो दस्तावेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जुर्म कमिटेड हुआ ही नहीं है नवाज शरीफ के साथ। जब जुर्म कमिट ही नहीं हुआ, जब मुजरिम नवाज शरीफ नहीं ठहरे, तो फिर जुर्म नहीं हुआ तो फिर आयानत कैसे? फिर कौन आयानत कर रहा है? तो फिर मरियम नवाज साहबा वहां से फारिग होती हैं। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि मरियम नवाज साहबा ओन सोर्स से उन्होंने जायदाद बनाई है। अब खुद नैब, देखें अल्लाह मियां करता है ये सब काम। नैब ने एक तरफ तो ये लिखा कि नोन सोर्स, दूसरी तरफ को लिखते हैं कि मरियम नवाज साहब की कफालत कौन करता है। वो कहते हैं फौरन उन्होंने बोला, रिटर्न में दिया एजेंट नवाज शरीफ। तो ये सवाल आया लीगली
कि जो शख्स अंडर कफालत हो किसी के, वो नॉन सोर्स से कहां से कैसे बना लेगा, बिल्कुल ठीक। वो भी उड़ गया। अब रह गई बात जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो हमने भी बहुत कि दो चीजें, आप दो लेटर ले आए तो ये केस चलेगा, या तो आप ये ले आए कि नवाज शरीफ ओनरशिप, कि नवाज शरीफ बड़ा लास्ट मीटिंग में बड़ा अच्छे अंदाज से ये जज ने बड़ा कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब ने खरीदा, जिस कंपनी से खरीदा उसका लिंक जोड़ दें, ले आए दस्तावेजी सबूत, उस कंपनी ने फ्लैट जोड़ा उसका लिंक ले दें, वो जोड़ दें, वो फ्लैट वो ले आए, और फिर ये ले आए कि जनाब इस तरीके से नवाज शरीफ साहब की आनत जो है इस ये जुर्म साबित हो, फिर मरियम नवाज साहबा की इसमें आनत हुई। तो असल में ये तमाम का तमाम जुमला वही था जो 4-5 महीने से इरफान कादिर साहब और हम बोल रहे थे, और जज भी वही से कह रहे थे नैब से, और आपने देखा कभी वो अजहर साहब को ले आ रहे हैं, तो कभी इम्तियाज साहब को ले आ रहे हैं, कभी जर्मन जानू को ले आ रहे हैं ताकि डिले होता रहे, और कभी कोविड का कह के नैब जो 1 महीने के अंदर कह रही थी, इरफान कादिर इंटर होते हैं, पूरा सिस्टम तब्दील करते हैं, नैब भागती है रोजाना 1 महीने की, वो आपके वो जजेस से कहती है हमें 1 महीना दे दे, प्रोसिक्यूटर चला गया, कभी बीमार हो गया, क्यों? क्योंकि उनसे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस दफा भी कहा गया है कि आप नवाज शरीफ साहब का जुर्म साबित कर दें। जब जुर्म साबित करते हैं तो फिर आनत होती है, तो ऑफिशियल ओनरशिप उनका दस्तावेजी सबूत दे दें, ये नहीं देते तो चले मरियम का बेनिफिशियल ओनरशिप के आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर देंगे तो ये केस फिर चलेगा, वरना ये केस खत्म। और आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आप फैसला पढ़ें जमानत का, तो उसमें ये बात वो इकरार कर चुके हैं कि ना मरियम की बेनिफिशियल ओनर के दस्तावेजात उनके पास हैं, ना नवाज शरीफ के हैं। अब इस केस में मरियम की बरियत यकीनी है, कोई रुकावट नहीं है, डिले हो सकता है, डिले तो आपके अमजद परवेज साहब ने भी किया, उनको जरूरत नहीं थी। जब वो केस लड़ रहे थे उस वक्त मरियम की बरियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर वक्त ने, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने उन तमाम केसेस को खोल के रख दिया, और फिर इरफान कादिर जैसा वकील जिसने सारी चीजें सामने ला दी, तो फिर अमजद परवेज साहब भी आ गए और उन्होंने अपनी उंगली शहीद करने के चक्कर में 3 आपके प्रोसीडिंग जो है वो इतना टाइम ले लिया कि 3 प्रोसीडिंग आगे हुई, आखिर में वही हुआ कि भाई क्या कि वो बेनिफिशियल ओनरशिप का दस्तावेजात दे दो या आप ओनरशिप का दस्तावेजात दे दो। अगर अमजद साहब ये ना करते तो ये केस आज से 1-1.5 महीना पहले पारित हो जाता, लेकिन वो क्योंकि आए, और अब वो जाहिर है जब ये मरियम नवाज साहिबा बाइज्जत बरी होंगी तो उसमें उन्होंने भी तो अपनी उंगली शहादत करनी है, शुरू के वकील थे उनके, तो वो, लेकिन केस उससे डिले हुआ। अब नवाज शरीफ के ऊपर इस केस का क्या होगा? देखिए, आपको पता है 3 केसेस बने थे, एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप में उनको बरी कर दिया गया था। अल अजीजिया ऑलरेडी उसको जो है वो किया गया है, वर्डिक्ट किया गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है एवनफील्ड। तो जब एवनफील्ड पे जिन पे सजा है 10 साल की नवाज शरीफ को और वो चालान भी है, तो नवाज शरीफ, जब सवाल भी हुआ था कि अगर मेन मुजरिम बच जाता है तो क्या फिर सपोज जो उसको आनत करने वाले को सजा होती है? नहीं होती, फिर जुर्म ही नहीं है तो सजा कैसे? तो इसी तरीके से ये है कि जब ये आनत वाले शख्स को रिलीफ देते वक्त ये साबित हो जाता है कि आनत इसलिए नहीं हुई कि जुर्म ही नहीं हुआ, तो फिर नवाज शरीफ को उसका डायरेक्ट फायदा पहुंचता। तो जब मरियम नवाज साहबा इस बात पर बरी होती हैं कि जनाब उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो सब गलत है और वो कोई जुर्म हुआ ही नहीं है जिसकी वो उन्होंने आनत की है, तो फिर वो बात आएगी कि जुर्म किसका नहीं हुआ है? नवाज शरीफ का। तो जब नवाज शरीफ का जुर्म नहीं हुआ है तो फिर नवाज शरीफ की एक हल्की सी अपील उनको इस केस से फारिग कर देगी। हल्की सी ये केस फारिग कर देगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जिस पे कत्ल का जुर्म है वो कत्ल का जुर्म उस पर साबित नहीं हुआ, तो जो साथ देने वाला जिस पर ये इल्जाम है कि साथ दिया, तो उसका बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला की जात, ये आप